हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रश्मि सिंह। आज फिर से लेके आ गई हूं आपके लिए ज्योग्राफी की सेकंड टेस्ट सीरीज़। पहली टेस्ट सीरीज़ हम कर चुके हैं, सेकंड टेस्ट सीरीज़ भी लेके आ गए हैं, तो आपको करा देते हैं इसकी तैयारी। स्टार्ट कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन तक हो गए थे, क्योंकि हम 15 ही क्वेश्चन कराएंगे, क्योंकि ज़्यादा फिर बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 16 है, करा लेते हैं। कई लोगों के कमेंट आए हुए हैं कि इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कीजिए। हम आगे चल के बाइलिंगुअल करेंगे, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहेंगी। बिजी शेड्यूल होने कर अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे जाके हमारे बाइलिंगुअल ही रहेगा। जो कोई ऐसा टर्म होगा जो टफ लग रहा है, वो हम इंग्लिश में ही उसे बोल दिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आज का पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई कौन सी नदियाँ हिमाचल के पर्वतों से निकलती हैं? नीचे दी गई कौन सी नदियाँ हिमाचल के पर्वतों से निकलती हैं? ऑप्शन ए ब्यास, रावी, चेनाब। ऑप्शन बी रावी, चेनाब और झेलम। ऑप्शन सी सतलज, ब्यास और रावी। और ऑप्शन डी सतलज, रावी और झेलम। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, ब्यास, रावी, चेनाब। ये हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से ही निकलती हैं। ब्यास नदी, यहाँ आपको समझा देते हैं। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से ब्यास कुंड से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे के, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से निकलती है। और रावी ये भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। और चेनाब चंद्र तथा भागा नदियों से मिलकर बनती है। चेनाब किससे मिलकर बनती है? पहले चंद्र और भागा नदियां जब मिलती हैं तब ये चेनाब का निर्माण होता है, तब ये चेनाब नदी बनती है। हिमाचल प्रदेश के ये किससे निकलती है? बारालाचा से। एक मिनट, राइटिंग सही नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे, बारालाचा पास से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। और झेलम का भी बता देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जरूर आते हैं नदियों से। हिमालयी नदियों में से क्वेश्चन जरूर आता है। झेलम कश्मीर घाटी के बेरीनांग वाटरफॉल निकलती है। वाटरफॉल झरने से निकलती है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, ब्यास कुंड से, और रावी रोहतांग दर्रे से
हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से, चेनाब तथा भागा नदियों से मिलकर बनती है, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है, और झेलम कश्मीर घाटी के बैरीनाग झरने से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर झील से उद्गम होने वाली नदियां हैं। मानसरोवर जो झील है उससे कौन सी नदियां उद्गम होती हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए सिंधु, झेलम, सतलज, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सतलज और यमुना, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, ऑप्शन डी झेलम, सतलज और यमुना। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों ही मानसरोवर झील से उद्गम होने वाली नदियां हैं। इसका मैप हमने लगाया तो मैप में दिखा देते हैं पहले। देखिए, ये सिंधु है, ये सिंधु है, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ये देखो सिंधु तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप बाखोरचू ग्लेशियर से निकलती। कौन से ग्लेशियर से निकलती है? अच्छे से बता देते हैं। किससे? बोखरचू ग्लेशियर से। बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है कौन सी? सिंधु। यहाँ देख लेते हैं कहीं पे अच्छे से। तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट बोखरचू ग्लेशियर मतलब हिमनद, बोखरचू ग्लेशियर, बोखरचू ग्लेशियर किससे निकलती है? बोखरचू बोखरचू ग्लेशियर, ग्लेशियर से, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। लेंथ इसकी कितनी है? सिंधु एंड इंडस रिवर, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंडस रिवर। लेंथ क्या है इसकी? लेंथ इसकी है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। सिंधु। सतलज, सतलज के बारे में बता देते हैं। ये मानसरोवर झील से ये भी निकलती है, मानसरोवर झील से राकसताल से। ये कहाँ से निकलती है सतलज? निकट राकसताल से, राकस लेक भी बोलते हैं इसे, राकसताल से निकलती है। इसकी लेंथ क्या है? लेंथ बता देते हैं सतलज की। एक मिनट, सतलज की लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? ठीक है 1450। कितनी है? 1450 टोटल लेंथ है। एक मिनट, कहाँ गया? चौदह सौ 50 है सतलज की। और भारत में इसकी कितनी है? 50 किलोमीटर टोटल लेंथ इतनी है। और भारत में 1050 किलोमीटर प्रभावित होती है सतलज। ठीक है। ब्रह्मपुत्र के बारे में, ये ब्रह्मपुत्र, जो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चीमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। किससे निकलती है? चीमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। चीमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है। मानसरोवर झील के निकट ब्रह्मपुत्र। एक मिनट,
किससे निकलती है? चीमा युंगडोंग हिमनद से निकलती है। चीमा युंगडोंग हिमनद से निकलती है। चीमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। क्या? ब्रह्मपुत्र। कहाँ से निकलती है? चीमा युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु मानसरोवर, ये सिंधु निकलती है। ठीक है, बता दिया ना। और क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। मानसरोवर झील के उद्गम से होने वाली नदियाँ सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र हैं। इनकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। ये सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज की सहायक नदियाँ कौन सी हैं देख लेते हैं। सिंधु की देख लेते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज सिंधु की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ, कौन कौन सी हैं बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ? सुरु, द्रास, झेलम। कौन सी है? सुरु, द्रास, झेलम। सुरु, द्रास, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, बाएं तट से लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी किसकी है ये भी बता देते हैं। किसकी है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी? सिंधु की, इंडस रिवर, सिंधु। राइट बैंक देख लेते हैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है? सहायक नदियाँ। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ, दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। खुर्रम, श्योक, एक मिनट यार, एक मिनट डिस्टर्ब हो गया थोड़ा, पेशेंस रखिएगा आप लोग, अभी लगा देते हैं हम। ठीक है, क्या है? खुर्रम, श्योक, गोमल, कोमल, गिलगित,
गिलगित, विभोवा, 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 तोची। राइट बैंक की कौन सी है दाएं तट से मिलने वाली? खुर्रम, शोक, गोमल, विभोवा, विभोवा। इंग्लिश में लिख देते हैं इसको VI, विभोवा। गिलगित, तोची, ये है सिंधु की सहायक नदियाँ। सतलज, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, वो भी बता देते हैं। ब्रह्मपुत्र की कौन सी हैं? लेफ्ट बैंक की हैं, बाएं तट से मिलने वाली हैं बूढ़ी दिहांग। धनसिरी, लोहित। लोहित, धनसिरी, लोहित। राइट बैंक की हैं, राइट बैंक, दाएं तट से हैं सुबनसिरी, कामेंग, कामेंग, मानस एंड संकोश, संकोश। ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक की बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, लोहित। राइट बैंक की हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश। कौन सी हैं? मानस और संकोश। मैप में देख लेते हैं। ये ब्रह्मपुत्र है जो मानसरोवर झील के चिमा-युंग हिमनद से निकलती हुई लगातार हिमालय के समानांतर प्रवाहित होती हुई ये अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, जहाँ से दिहांग, असम में से ब्रह्मपुत्र, हाँ यहाँ तिब्बत में से सांगपो बोलते हैं, सांगपो। तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो। कहाँ पे? तिब्बत में से क्या बोलते हैं? सांगपो। तिब्बत में क्या बोलते हैं? इसे सांगपो बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश दिहा, ब्रह्म, और असम में ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। और बांग्लादेश में जब ये गंगा से मिल जाती है तो इसे जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मिनट, क्या बोलते हैं? जमुना। यहाँ से गंगा से मिलती है तो इसे क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। और ये सतलज है जो हिमाचल प्रदेश के सिपकीला, अरे यार क्या हो रहा है, हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रे से होते हुए यह पाकिस्तान में मिठानकोट नामक स्थान पे सिंधु से मिलती हैं। कहाँ पे? मिठानकोट नामक स्थान पे सिंधु से मिल जाती है। ठीक है, इतनी जानकारी बहुत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? जो नदियां हैं, कुछ 5 नदियां हैं, इनका वैदिक नाम अलग अलग है। तो रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? पूछा गया है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? ए परुशनी, बी चंद्रभागा, सी शतद्रु, डी ब्यास। आंसर होगा परुशनी। रावी नदी का वैदिक नाम है परुशनी। इसकी डिटेल अभी और एक क्वेश्चन है, उसके बाद हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। फर्स्ट ए कुंभा, बी परश्री, सी सदानीरा, शतद्रु और सूची सेकंड में गंडक, काबुल, रावी, शत्रु। इसको सुमेलित करना है, तो आप सुमेलित कर लेते हैं। कुंभा, काबुल, परश्री ये भी बताया है, रावी, सदानीरा, गंडक और शतद्री, सतलज। अब मिला लेते हैं। कुंभा ए का 2, परश्री 3, बी का 3, ए का 2, बी का 3, तो आंसर होगा बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर हो गया बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हाँ, बता देते हैं इसके कुछ वैदिक नाम हैं नदियों के जो अधिकांश पूछे जाते हैं। जैसे झेलम को बितिस्ता बोलते हैं, बितिस्ता। चेनाब अस्कनी, चेनाब को क्या बोलते हैं? अस्कनी। रावी, परुषणी, अभी बताया है। ब्यास को विपासा। सतलज को क्या बोलते हैं? शतद्री। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो इंग्लिश में लिख दें। झेलम, बितिस्ता, चेनाब, अस्कनी, रावी, परुषणी, ब्यास, विपासा, सतलुज, एक मिनट, सतलज को क्या बोलते हैं? सतलज को क्या बोलते हैं? शतद्री। रिपीट कर देते हैं। झेलम, बितिस्ता, चेनाब, अस्कनी, रावी, परशुणी, ब्यास, विपासा, सतलुज, शतद्री। इंग्लिश में भी लिख दिया है हमने, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे क्या है, आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? आपसे पूछा गया है कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी सोन। कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? नहीं मिलती है सोन। गंगा से नहीं मिलती, कौन सी नदी नहीं मिलती है? सोन नदी गंगा के बाएं तट से नहीं मिलती है। देखते हैं, पहले तो हम बता देंगे गंगा, बता देंगे कि गंगा का उद्गम, ओरिजिन, गंगा का उद्गम कहाँ? उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। कहाँ? गढ़वाल हिमालय के डेप्थ में बता रहे हैं आप लोगों को। गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गढ़वाल हिमालय के गंगोत्री हिमनद से निकलती है क्या? गंगा। गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? लेंथ
2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। और यह उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं गंगा की सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ, गंगा की सहायक नदियाँ में पहले बाएं तट से देख लेते हैं। बाएं तट की सहायक नदियाँ, बाएं तट से जो मिलती हैं वो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। और पश्चिम से पूर्व अगर हम देखेंगे से पश्चिम से ये सम्मिलित करने के बाद एक बार पीसीएस में क्वेश्चन आ भी चुका है। पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम इसे सम्मिलित करते हुए जाएंगे, क्रम से देखेंगे, पहले आएगी रामगंगा। बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। बाएं तट से कौन सी है? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और दाएं तट वाली कौन सी है? दाएं तट वाली कौन सी है? यमुना, टोंस और सोन। यमुना, टोंस और सोन। इसमें आपसे क्या पूछा गया था कि बाएं तट से नहीं मिलती, तो बाएं तट से सोन नहीं मिलती। सोन क्या? दाएं तट से मिलती है। सोन क्या? दाएं तट से मिलती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना कैसे निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और इसकी टोटल लेंथ कितनी है? लंबाई, टोटल लंबाई कितनी है? 1376 किलोमीटर, ये यमुना की। ठीक है, यमुना की कितनी है? 1316 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है यमुना की। नेक्स्ट चल लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? आपसे पूछा गया कि निम्न में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। ऑप्शन ए, अरे यार क्या है ये, एक मिनट, प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, निम्न में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी चेनाब और ऑप्शन डी ब्यास। आंसर क्या होगा इसका? आंसर ए सतलज। क्या? सतलज, इसका उद्गम भारत में नहीं है। अभी जस्ट बताया है कहाँ से इसका उद्गम है। सतलज का कहाँ से बताया था? मानसरोवर झील के राकेश ताल से। इसका तिब्बत से इसका उद्गम होता है। ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बतन प्लेटो। निम्नलिखित इसका कहाँ से है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन, आप तुरंत ही बता दोगे। ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा और झेलम, ऑप्शन सी सिंधु और झेलम, ऑप्शन डी गंगा और सिंधु। आंसर क्या होगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। क्या होगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? जब बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियाँ मिलती हैं, यहाँ से ऊपर आते हुए ये आएगी, और यहाँ से जब गंगा मिलेगी कहाँ पे? बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र, गंगा।
जब ये बांग्लादेश में आके मिलेंगी गंगा और ब्रह्मपुत्र, तब किसका निर्माण करती हैं? एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। ये लिखा है सुंदरबन डेल्टा। और इसे सुंदरबन डेल्टा क्यों कहते हैं ये पता है आप लोगों को? क्योंकि यहाँ बहुतायत में बहुत ज़्यादा मात्रा में सुंदरी वृक्ष, एक होता है अलग प्रकार का वृक्ष, सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। उसी के नाम के कारण इसका सुंदरबन नाम पड़ा हुआ है। सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ मैंग्रोव्स वन भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 23, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। 1 वंशधारा, 2 इंद्रावती, 3 प्राणहिता, 4 पेन्नार। उपरोक्त में कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 2 और 3। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा डी 2 इंद्रावती एंड 3 प्राणहिता। क्या है? 2 और 3। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी क्या है? गोदावरी की नदियां पूछी है ना। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी प्रायद्वीप भारत की क्या है? सबसे बड़ी नदी, जिस कारण से दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। इसको दक्षिण गंगा की नहीं है। अगर दक्षिण की गंगा तब कावेरी होगा, दक्षिण गंगा तो फिर गोदावरी, और वृद्ध गंगा से दक्षिण गंगा भी कहते हैं और वृद्ध गंगा क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा के नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी सहायक नदियां क्या हैं देख लेते हैं। सहायक नदियों से क्वेश्चन, और सहायक नदियां तो बताना जरूरी है। सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां हैं मंजरा, पैनगंगा, वैनगंगा, बर्धा, इंद्रावती जो पूछा गया है क्वेश्चन में, इंद्रावती, प्राणिता, प्रवरा और साबरी। ये इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी सहायक नदियां? गोदावरी की मंजरा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, प्राणहिता, प्रवरा, साबरी। और जो इसमें बताया गया वंशधारा और पेन्नार, ये स्वतंत्र नदियां हैं। पेन्नार कर्नाटक में, ये जो पेन्नार के बारे में पूछा गया है, पेन्नार कर्नाटक में नादीदुर्ग पहाड़ी से निकलती है और पूर्व दिशा में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। और वंशधारा, ओडिशा वंशधारा ओडिशा के कालाहांडी जिले के निकट क्षेत्र से निकलती है तथा गोदावरी एवं महानदी के मध्यवर्ती क्षेत्र में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। कारण एसर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कारण आर, वे छोटे प्रवाहित क्षेत्रों एवं अपेक्षाकृत कठोर चट्टानों पर प्रवाहित होती हैं। कूट देख लेते हैं।
ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। और डी ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन क्या होगा इसका, सॉरी आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। भारत की पश्चिमी घाटी की नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाटी की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, नहीं करती है। क्या बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती, एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख, ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख किसे कहते हैं पता है आपको? जब यह नदी सागर में मिलती हैं तो इस ये ज्वार नदमुख उसे कहते हैं, सॉरी एस्चुरी। यह एक तरफ से, जैसे ये गिर रही है नदी, एक तरफ से सागर की ओर खुला रहता है। ये सागर है, ये एस्चुरी है। और जो खारे पानी से मिलता रहता है। एस्चुरी का क्या है, एक ओर से ये सागर की तरह खुला रहता है और जिसमें खारा पानी भी इसमें मिलता रहता है। किसमें, ज्वार नदमुख में। ठीक है, और भी बता देते हैं आपको कुछ जानकारी। पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा न बनाकर क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। इन नदियों के कारण क्यों, क्या है इनके पीछे कि क्यों ये डेल्टा नहीं बनाती, ज्वार नदमुख क्यों बनाती हैं? इन नदियों की लंबाई कम होती है और ये तीव्र ढाल वाले इलाकों में प्रवाहित होती हैं और इनके प्रवाह क्षेत्र में कठोर चट्टानें होती हैं। इनमें प्रवाहित जल की गति तेज होती है। ठीक है, कठोर चट्टानों से होके भी गुजरती हैं। अब कठोर चट्टानों से होके गुजरेंगी तो उन्हें काट नहीं पाएंगी तो उसका निक्षेपण कहाँ से होगा, और जब निक्षेपण नहीं होगा तो डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। और प्रवाह तेज होगा तो उनके जो होल्डिंग कैपेसिटी भी कम होगी। ठीक है, उनको बाहर ले जाने के जो निक्षेपण हो गए, काट छाट करके जो मिट्टी और पत्थर और भी चीज़ें जो बहा के ले जाते हैं नदियाँ, जो हिमालयी नदियाँ लेके आती हैं, जो डेल्टा का निर्माण करती हैं, इनमें स्पीड ज़्यादा होने से ये उनको बहा के नहीं ले जा पाती। ठीक है, इससे डेल्टा का डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एस्चुरी का निर्माण होता है। और इनकी लंबाई भी कम होती है क्योंकि ये मोस्टली जो नदियां हैं, पश्चिमी घाट की नदियां, इनकी लंबाई भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 अंतःस्थलीय अपोहा नदी का उदाहरण है। अंतःस्थल क्या होता है, जो सागर में नहीं मिलती हैं, जो नदियां निकलती हैं, ओरिजिन होती हैं, लेकिन वो सागर में न मिलके वहाँ अंदर अंतःस्थलीय मतलब जमीन में ही विलीन हो जाती हैं। जो अंतःस्थल जमीन में ही विलीन हो जाती हैं, जो सागर से नहीं मिल पाती हैं। ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी घग्गर, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कृष्णा। कौन सी होगी बताइए? 25 का होगा बी घग्गर नदी। क्या होगी? घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती और पंजाब और हरियाणा सीमा के साथ साथ पूर्व पश्चिम की दिशा में बहकर मरुभूमि में विलीन हो जाती है। क्या है? कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। एक मिनट, शिवालिक की पहाड़ियों से शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। पंजाब हरियाणा की सीमा के साथ साथ पंजाब हरियाणा सीमा के साथ साथ सीमा के साथ साथ पूर्व पश्चिम की दिशा में बहकर, ये पूर्व पश्चिम दिशा में बहती है, पूर्व पश्चिम दिशा में बहकर
क्या पूर्व पश्चिम दिशा में बहकर मरुभूमि में विलीन हो जाती है। हो जाती है, ठीक है, जहाँ मरुभूमि में विलीन हो जाती है, ठीक है। अंतस्थ का एक और है लूनी नदी है, जो हम आगे बताएंगे। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बनाया हुआ है, इसलिए उसको आगे हम बताएंगे। सॉरी, लूनी नदी अंतःस्थल अपह का उदाहरण है, जो सागर में मिलके स्थल में ही विलीन हो जाती हैं। सागर में मिलके क्या, स्थल में ही विलीन हो जाती हैं। और माही क्या है, माही क्या है, विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। और माही एक ऐसी रिवर है, माही नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही रिवर। किसको, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्या, माही रिवर किसको काटती है, कर्क रेखा को। और ये कहाँ से निकलती है, बताया ना अभी, विंध्याचल के पहाड़ियों से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है, ये यूपीजीके का क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन पीसीएस, आरओएआरओ, यूपीपी, यूपीपीएससी वाले और भी एग्जाम जो हैं उनमें अधिकांश यूपीजीके के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बेतवा नदी किनारे स्थित शहर है, ऑप्शन ए ओरछा, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी उरई, ऑप्शन डी मुरैना। कौन सा है, ऑप्शन डी मुरैना। ऑप्शन क्या होगा, ए, आंसर क्या होगा, ए, ओरछा। क्या, ओरछा क्या है, बेतवा नदी किनारे है, बेतवा नदी किनारे क्या है, ओरछा है। उज्जैन शिप्रा नदी किनारे है, शिप्रा नदी। सॉरी, आज मेरा पेन थोड़ा दिक्कत कर रहा है, इसको देख लेंगे बाद में, लिंक क्लास कर लेते हैं। शिप्रा नदी किनारे है। और उरई क्या है, उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। उरई जिला जालौन का मुख्यालय है। कहाँ है, जिला जालौन का मुख्यालय, उत्तर प्रदेश के जिला जालौन का मुख्यालय है। सुना ही होगा आपने उरई के गुलाब जामुन, गुलाब जामुन के बारे में सुना ना, फेमस। हाँ, वही उरई जिला जालौन का मुख्यालय है। जो 7 जिले हैं बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में कितने ज़िले आते हैं, बुंदेलखंड में कितने ज़िले आते हैं बताओ, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आना चाहिए आप लोगों को। बुंदेलखंड में कितने ज़िले आते हैं, कितने आते हैं, टोटल 7 ज़िले आते हैं, जो है हमीरपुर, हमीरपुर, बांदा, जालौन, देखो ये जालौन है ना, बुंदेलखंड का जिला है ये, जालौन बुंदेलखंड का, जालौन, महोबा, ललितपुर, ललितपुर, चित्रकूट, चित्रकूट, झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जहाँ की थी, झांसी। टोटल कितने हैं देखो, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 जिले हैं। ओरछा बेतवा नदी के, अच्छा बेतवा नदी तट पे कौन सा है शहर है, ओरछा है। ये ओरछा पहले बुंदेला शासन की राजधानी हुआ करती थी। ओरछा पहले क्या हुआ करती थी, ओरछा बुंदेला शासक, बुंदेला शासक की राजधानी थी पहले। और इसे बसाया किसने था, प्रताप सिंह बुंदेला ने, प्रताप सिंह बुंदेला।
बुंदेला शासक था प्रताप सिंह बुंदेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 27 नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीप में बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, ऐसा क्यों है? ऑप्शन फर्स्ट, यह एक रेखीय रिप्ट घाटी में बहती है। 2, यह बिंद और सतपुड़ा के बीच बहती है। 3, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है, कूट है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और डी इन सभी से। और डी क्या है? इन सभी से। रिप्ट घाटी नर्मदा के किस में बहती है? रिप्ट। आंसर क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी। आंसर क्या होगा? सी, 1 और 3। यह रेखीय रिप्ट घाटी में बहती है। ठीक है, भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। क्या है? भूमि का ढलान। यह बिंदु सतपुड़ा के बीच बहती, इस कारण इसका पश्चिम की ओर यह है, इसलिए नहीं बहती कि बिंदु सतपुड़ा के बीच है। यह इसलिए पश्चिम की ओर बहती क्योंकि भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है और यह एक रेखीय रिप्ट घाटी में बहती है। क्या है? एक रेखीय रिप्ट घाटी में बहती है। ठीक है, रिप्ट घाटी में और भी नदियाँ बहती हैं, इसमें आगे क्वेश्चन बने हुए हैं, इसे हम आगे ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी रिप्ट घाटी में अवस्थित है? रिप्ट घाटी में कौन सी नदी अवस्थित है? ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी ताप्ती। कौन सी है? तापी या ताप्ती? आंसर है ताप्ती। रिप्ट घाटी ताप्ती, सतपुड़ा के दक्षिण में रिप्ट घाटी में बहती है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के कहाँ से निकलती है बता देते हैं। सॉरी, तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित बिंद पठार से निकलती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित सॉरी अरे बहुत कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, जल्दी से देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 29, 26, 27, 28 है सॉरी। मध्य बैतूल जिले में स्थित बिंद पठार से निकलते हैं। बिंद पठार से बैतूल जिले में स्थित क्या? हाँ, बिंद पठार से निकलती है और कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में, सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में। नर्मदा भी खंबात की खाड़ी में ही गिरती है, इसके समानांतर ही बहती है और भरोच के निकट दक्षिण में गिरती है। और ये सूरत के निकट सूरत में ही खंबात की खाड़ी में, जो सूरत शहर है उधर मुहाना बनाते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेहरी बांध बना है। टेहरी बांध कहाँ बना है बताइए। ऑप्शन ए टेहरी नदी पर, बी यमुना नदी पर, सी अलकनंदा नदी पर, डी गंगा नदी पर। किस पे बना है? गंगा नदी पर बना है। टेहरी बांध कहाँ बना है? गंगा नदी। उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में गंगा नदी की सहायक भागीरथ
भागीरथी तथा भीलांगना नदियों के संगम के निकट बनाया गया है, गंगा नदी पर। एक मिनट, आज दिक्कत कर रहा है ये टैबलेट। भागीरथी तथा भीलांगना नदियों के संगम के निकट गंगा नदी पर बना है, गंगा नदी पर बना है। अगर गंगा नदी नहीं होगा तो भीलांगना आएगा, भीलांगना। तो ऑप्शन हमें भीलांगना नदी लगा देना है। टेहरी में भीलांगना नदी भी बना है, और अगर भीलांगना नहीं होता तो गंगा नदी, क्योंकि जैसा यहाँ ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन 30। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ऑप्शन ए, यह बहकर खंबात की खाड़ी में जा मिलती है। ऑप्शन बी, यह बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है। ऑप्शन सी, यह पाकिस्तान में से बहती हुई सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। ऑप्शन डी, यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। आंसर क्या होगा? डी, यह कच्छ के रण के दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है लूनी नदी। ये अजमेर के निकट लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली श्रेणी से निकलती। कहाँ से? अरावली रेंज से निकलती हैं, अरावली रेंज से निकलती हैं। लंबाई इसकी टोटल कितनी है? 450 किलोमीटर। और यह कहाँ पे? यह सागर में ना मिलकर कच्छ का रण, जो गुजरात में है, कच्छ का रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है और यह सागर तक नहीं पहुंच पाती है। यह अंतःस्थलीय अपवाह का एक बहुत अच्छा उदाहरण है लूनी नदी। लूनी नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं। की सहायक नदियां बूंदी, खारी, जवाई। बूंदी, खारी, जवाई और ये कोई जावई है, जवाई ऐसा कुछ है। जावई, बूंदी, खारी, जावई, ये सब लूनी नदी के सहायक नदियां हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। ये सेकंड टेस्ट सीरीज थी हमारी। इस तरह से हम अल्टरनेट एक दिन छोड़कर, क्योंकि हमारा बहुत बिजी शेड्यूल है, हम भी एक एस्पिरेंट्स हैं, हम भी PCS का एग्ज़ाम और IAS का एग्ज़ाम देते हैं, काफ़ी निकट से होकर निकले हैं, तो हमें भी अपनी तैयारी करनी होती है। लेकिन उसके साथ साथ हम आप लोगों की भी तैयारी कराते चलेंगे और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ हम लेके फिर उपस्थित होंगे परसों, और 15 क्वेश्चन ही होंगे उसमें। और क्वेश्चन आप लोगों को ये लग रहा होगा क्वेश्चन बहुत सरल हैं, और हम आप लोगों को ये बता दें कि कभी भी सिलेक्शन कठिन क्वेश्चन गलत होकर नहीं होता, सरल क्वेश्चन गलत होकर ही होता है, क्योंकि ये मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है। कठिन क्वेश्चन तो हम अच्छे से बना लेते हैं और वो बहुत ही ऐसा चांसेस होते हैं कि वो गलत निकले, लेकिन सरल क्वेश्चन अधिकांश, क्योंकि हम सोचते हैं अरे यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही सरल, हम इसे कर ले जाएंगे, और अधिकांश हम उस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसलिए सरल क्वेश्चन पर तो ध्यान देना ही देना है, और बाकी अपना रिवीजन भी करना है। जितना आप चाहें, जितना आप तेज़ रिवीजन करेंगे और जितनी बार बार चीज़ें दोहराएंगे तो उतनी आपको चीज़ें वो क्लियर होती चलेंगी। तो फिर आते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 3 को लेकर,
और तब तक अगर आपको अच्छी लगी, हमारी मेहनत अच्छी लग रही है और हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।